नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा और एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे आप तैयारी अपनी परिपूर्ण कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा करना है लेखपाल की परीक्षा में, तो हिंदी में अच्छा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी दृष्टि में हिंदी की जो रिवीजन है वो कैसे आपको करनी है, आप किस प्रकार से हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल का मोटो है कि कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। तो उसी सीरीज में आज की ये वीडियो है, हिंदी व्याकरण का महा रिवीजन। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का हमारा उद्देश्य रहता है और आप कमेंट में बताएंगे क्या हम उस उद्देश्य में सफल हो पाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चीजें आसान लगें या कठिन लगें या बोरिंग लगें, फर्क नहीं पड़ता है। आप रिवीजन के उद्देश्य से बैठे हैं, ये दिमाग को तैयार कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो भाषा और व्याकरण, भाषा की बात करेंगे। पहले भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह सार्थक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक मौखिक भाषा होती है। क्या होती है? मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, यह भाषा का मूल रूप है। जैसे भाषण देना, फोन पर बात करना, कहानी सुनाना, और जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, यह भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना या समाचार पत्र, ये सब क्या है? लिखित भाषा के प्रयोग। अब हम बात करेंगे सांकेतिक भाषा की। तो जब संकेतों या इशारों से बात समझाई जाती है तो व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं होता है। तो सांकेतिक जो भाषा है उसको हम व्याकरण में नहीं पढ़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस का इशारा करना, मुक बधिर लोगों की भाषा, तो ये सारी चीजें क्या है? सांकेतिक भाषा में आती हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी के विकास के क्रम की। तो हिंदी का जो मूल विकास होता है वो संस्कृत से होता है। उसके बाद पाली आती है, और फिर आती है प्राकृत, और फिर आती है अपभ्रंश, और उसके बाद आती है अवहट, और फिर आती है हिंदी। तो ये विकास का ये क्रम याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में इस क्रम से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से हिंदी आती है। भाषा के विविध रूप होते हैं, जैसे कि राजभाषा। किसी देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है। साथ में भारत की जो सह राजभाषा है वो अंग्रेजी है, ध्यान रखिए। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली और समझी जाती है। भारत की कोई घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है, पर हिंदी यह स्थान रखती है। देखिए, भारत के अधिकांश लोगों द्वारा, लगभग 54%, जो आखिरी जनगणना थी 57% लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है, हिंदी। तो उस तरीके से इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर बात करें मानक भाषा का, तो भाषा का सर्वमान्य, शुद्ध और परिनिष्ठित रूप जो शिक्षा और कार्यालयों में प्रयोग होता है, मानक भाषा कहलाता है। तो भाषा का सर्वमान्य रूप जो शुद्ध भी है, परिनिष्ठित भी है, और शिक्षा और कार्यालयों में प्रयोग होता है, वो मानक भाषा है। अब हम बात करेंगे बोली की। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है तो उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तो वह उपभाषा बन जाती है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अब ये बोलियां बदलती कैसे? दो क्षेत्रों के बीच में जब नदियां आती हैं तो आप देखेंगे सामान्यतः आपकी भाषा बदल जाती है। नदी के इस तरफ कोई और बोली होती है और नदी के उस तरफ दूसरी बोली होती है। भाषा नहीं बदलती, बोली बदल जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की अगर बात की जाए तो अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी में भोजपुरी आती है, मगही आती है और मैथिली आती है। पहाड़ी बोली में गढ़वाली आती है, कुमायूनी आती है और मंडियाली आती है। राजस्थानी में मारवाड़ी आती है, जयपुरी आती है, मेवाती आती है और मालवी आती है। तो इनको ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विशेष तौर पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी।
पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगर लिपि की बात की जाए तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। विभिन्न भाषाओं की लिपियां हिंदी, संस्कृत, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी और अरबी लिपि में लिखी जाती है। अब हम बात करेंगे व्याकरण की, जो आज हमारा महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें लगातार प्रेरित करता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार आपका रिवीजन होने वाला है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। इसके मुख्य 3 अंग हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो जो व्याकरण है किसी भाषा की, वो 3 चीजों पर आधारित होती है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण मिला के शब्द बनता है और शब्द मिला के वाक्य बनता है। अब हम बात करेंगे भाषा की इकाइयों की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से भी जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती। सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती। अब हम बात करेंगे वर्ण विचार की, जिसको इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते। अब हम बात करेंगे हिंदी की मानक वर्णमाला के वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला को वर्णों के मुख्य 2 रूप में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन, लेकिन इनको भी कई रूपों में बांटा गया है। वो कौन से रूप है उनको हम अब देखें। सबसे पहले बात करेंगे स्वर की, जिसको इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। मानक हिंदी में इनकी संख्या 11 है। हृष्ट स्वर मूल स्वर है। आ, ई, उ और री ये क्या है? हृष्ट स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। इनके उच्चारण में हृष्ट स्वरों से 2 गुना समय लगता है। प्लुप्त स्वर जैसे ओम, इसमें जो चिन्ह बना है ये बीच में ये वाला चिन्ह जो 3 की तरह आकार में बना है, हिंदी के 3 आकार का, इसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। कहीं पर ये एस आकार का बना हुआ आपको मिलेगा, किंतु यह मानक हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। अब हम बात करेंगे अयोग वहा, नाइदर वोवल और नॉर कॉन्सोनेंट, यानी कि जो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं। ये वर्ण ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये स्वरों के बाद आते हैं और स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। ये 2 हैं। एक है अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंक, कंस, पंखा। विसर्ग आती है, इसका उच्चारण हा के समान होता है, अतः, प्रातः, दुख, जिसे हम हिंदी में आपने पढ़ा होगा अंग आहा के रूप। तो आ के ऊपर बिंदी लगा दी, अनुस्वार लगा दिया तो वो अंग हो गया, और आ के बाद विसर्ग लगा दिया तो वो क्या हो गया? आहा हो गया। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजन की संख्या 33 है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। संख्या इनकी 25 है। इनके उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, कंठ, गला से उच्चारण होता है। का, खा, ग, घा, इंग्या, तो ये आपका का वर्ग पूरा आता है कंठ में। चा वर्ग आता है तालु में, मुंह का ऊपरी भाग। जब जीभ हमारी ऊपर लगती है और हवा निकलती है तो चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग आता है मूर्धा में, तालु का अगला भाग। जब हमारी जीभ ऊपर लड़ती है जाके ट, मूर्धन्य इसको कहते हैं, मूर्धन्य। तो टा वर्ग पूरा टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग दंत आता है, क्योंकि जब ता, था, दा, धा, ना आप बोलते हैं तो आपकी जीभ दांतों से स्पर्श करती है। पा वर्ग ओष्ठ, होंठ, पा, फा, बा, भा, मा। तो जब आप बोलते हैं तो होंठ चपक, प, फ, भ, है ना,
तो ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो ये होस्ट में आ जाते हैं। कहाँ से आप प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। इनकी संख्या होती है 4। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संख्या इनकी होती है 4। इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा ऊष्मा निकलती है। श, श, सा और हा। 3 प्रकार के सा होते हैं, सा, शा, सा और हा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसको दंत सा कहते हैं, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। अन्य व्यंजन की अगर बात करें तो संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। छा, छा बनता है का और शा मिला के, त्र बनता है ता और रा मिला के, ज्ञा बनता है जा और या मिला के, और श्रा बनता है सा और रा मिला के। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। का के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो उसके बाद का के बाद वर्णमाला क्रम में छा आता है। अब उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, संख्या इनकी होती है 2। तो ढा और ढा, ये 2 होते हैं। जैसे सड़क और घोड़ा, इनका प्रयोग पढ़ना और चढ़ना, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। आगत या ग्रहित ध्वनियां कौन कौन सी हैं, तो ये नुक्ता लगा के क, ख, ग, ज, फ, नीचे नुक्ता वाले वर्ण होते। क, ख, ग, ज, फ, ये अरबी फारसी से लिए गए हैं। अंग्रेजी में आ, डॉक्टर, कॉलेज, बाल, तो जो आ की ध्वनि है ये भी अंग्रेजी से आगत ध्वनियां है, ग्रहित ध्वनियां हैं। अब बात करें कुल मानक वर्ण की संख्या की, तो 11 स्वर हो गए आपके, 2 अयोगवाह हो गए, 33 मूल व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 द्विगुण व्यंजन हो गए। तो टोटल संख्या हो गई 52। अब हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग काम करता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे दोनों ई और ए और अ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग काम करता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। इसमें केवल एक आता है, अ, छोटा अ। पश्च स्वर की अगर बात की जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग काम करता है वो पश्च स्वर में आते हैं। बड़ा आ, दोनों ऊ और दोनों ओ और औ। अगर बात करें स्वरों के एक और वर्गीकरण की, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, तो ये तो अभी आपने पढ़ा, ये रिपीटेड हो। अगला है आपका कि मुख खुलने, मुखाकृति के आधार पर विवृत स्वर होते हैं। उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। आ, जब आ बोलते हैं तो आपका मुंह पूरा खुल जाता है। फिर आता है अर्ध विवृत, उच्चारण में मुख आधा खुलता है। अ, ए, औ, ये क्या है, ये अर्ध विवृत है। फिर आता है अर्ध संवृत, उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। ए, ओ। संवृत की अगर बात की जाए तो उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, बगैर मुंह खोले भी आप इनका उच्चारण कर पाते हैं। ई, ऊ, ओ। तो ये क्या है, संवृत है, मुंह लगभग बंद रहता है, बहुत हल्का सा मुंह खोलकर भी आप इनका उच्चारण कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो अल्प प्राण आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा अल्प प्राण कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने एक बार इनको पढ़ा होगा, तो पहला, तीसरा, पांचवा आप पहचान पाएंगे कि कौन से वर्ण होते हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप महाप्राण को, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकलती वो महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और शा और शा और सा और हा, जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन हैं वो महाप्राण में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण में आते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, ये अल्प प्राण में आते हैं। अब कैसे आप देखेंगे इनको, आप एक बार यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास एक टेबल, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा है, ये क्या है, महाप्राण है। क, ग, इंग्या, ख, घ, ये क्या है, ख और घ आपके महाप्राण है। और पहला, तीसरा, पांचवा, क, ग, इंग्या, ये आपका अल्प प्राण में आते हैं। 1, 3, 5 और 2, 4 का जो वर्गीकरण है इसको याद रखें। अब हम बात करेंगे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, वो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा तीनों शा अघोष है। ठीक है,
जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो कैसे याद रखें? 12 अघोष, ठीक है, और 24 महाप्राण। ये ट्रिक होती है इनको याद करने की, 12 अघोष और 24 महाप्राण। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो पाएगा। घोष या सघोष, बात एक ही है। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष या सघोष कहलाता है। सभी स्वर सघोष हैं और या, रा, ला, वा, हा अंतस्थ व्यंजन के साथ में हा भी आपका घोष या सघोष वर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए, अंत तक बने रहेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। अगर कहीं की जाने की जल्दी में है तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण भेद की अगर बात की जाए तो कंठ से क्या क्या बोला जाता है? गले से आ, बड़ा आ, का वर्ग पूरा और हा और विसर्ग। तालब की अगर बात की जाए तालु से तो दोनों ई, चा वर्ग और या और शा। मूर्धन्य से अगर बात की जाए तो री, टा वर्ग और र और शा। दंत दांतों से अगर बात की जाए तो ता वर्ग, ता, था, द, ध, न, ला और शा। ओष्ठ होठों से अगर बात की जाए तो ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। नासिक के नाक से अगर बात की जाए तो इंग्या, या, ड़ा, ना, मा और अनुस्वार। पंचमा अक्षर जो है आपका प्रत्येक वर्ग का वो नासिक से उच्चारित होता है, ध्यान रखिए। अब हम बढ़ेंगे संधि की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिक के साथ करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संधि की परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, तीन प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि का निर्माण करता है। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि का निर्माण करता है। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आएगा और उससे कोई परिवर्तन उत्पन्न होगा तो वो विसर्ग संधि के तहत आएगा। अब हम बात करेंगे स्वर संधि का विस्तृत वर्गीकरण क्या है। तो स्वर संधि का वर्गीकरण में दीर्घ संधि सबसे पहले आती है, जब दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ट्रिक क्या है? शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आती है। धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ हो जाता है। रवि धन इंद्र, रविंद्र हो जाता है। भानुधन उदय, भानुदय हो जाता है। ये किसके उदाहरण है? ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे गुण संधि। जब अ या बड़ा आ के बाद ई, उ या री आए तो क्या होता है? गुण संधि होता है। शब्द के बीच में ए, ओ की मात्रा या अंत में अर की ध्वनि आती है। नर धन इंद्र, नरेंद्र। आ धन ई बराबर ए। महाधन उत्सव इक्वल टू महोत्सव। आ और उ मिलकर ओ बन गए। देवधन ऋषि, देवर्षि हो गए। ठीक है, तो आ या आ के बाद ई, उ या री आए तो क्या होता है? गुण संधि बन। तो ए, ओ की मात्रा होगी या अंत में अर की ध्वनि आती है। देवर्षि आ गया, नरेंद्र आ गया, महोत्सव आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि। जब आ या आ के बाद ए, आए, ओ, औ आए तो शब्द के बीच में ए, औ की दो मात्राएं आती हैं। जैसे एक धन एक, एकाएक। महाधन औषधि, महौषध हो गया। ठीक है, तो दो मात्राएं आ रही हैं यहां पर, आप देखिए दो मात्राएं वृद्धि संधि, एक मात्रा गुण संधि। अब हम बात करेंगे यण संधि। जब ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, शब्द में या व रा से पहले आधा व्यंजन आता है, ये यण संधि की पहचान है, ट्रिक है। अति धन अधिक, अत्यधिक हो गया। सुधन आगत, स्वागत हो गया। पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा हो। ठीक है, तो ई और आ मिलकर क्या बनते हैं? या बनता है। उ धन आ मिलकर क्या बनता है? वा बनता है। री धन आ मिलकर क्या बनता है? रा बनता है। अब हम बात करेंगे अयादि संधि। जब ए, अय, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अयाद संधि का निर्माण होता। शब्द का उच्चारण अय, आओ, अब, आओ जैसे शब्दों से होता है। तो अय, आए, अब, आओ जैसे शब्द जब आते हैं तो अयाद संधि का निर्माण होता। ने धन अन, नयन हो जाता है। ए और आ मिलकर अय बनाया। नय धन अक, नायक हो गया। ए और अय और आ मिलकर आय बनाता। ओ धन अन, पवन हो गया। ओ और आ मिलकर अव बनाते।
क्लियर है आपको? अन्य संधियों की अगर बात करें तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। दिक धन गज तो दिग्गज हो गया, का और गा मिला तो आधा गा और पूरा गा बन गया। सत जन जन तो क्या हो गया? सज्जन हो गया। ता तो ये आधा जा बन गया। जगत धन नाथ जगन्नाथ हो गया। ता और ना आधा ना और पूरा ना। सम धन सार संसार हो गया। माँ धन सा क्या हो गया? ये आपका अनुस्वार बिंदु जो होता है वो हो। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से होने वाला परिवर्तन। मनहा धन रथ मनोरथ हो गया। विसर्ग में रा बन जुड़ा तो ओ हो गया। निहि धन चल तो निश्चल हो गया। तो विसर्ग में चा आया तो शा बन गया। दुहु धन शासन तो विसर्ग में शा आया तो वो शा बन गया। नमः धन ते विसर्ग में ता आया तो शा बन गया। तो ये विसर्ग संधि के नियम है। तो इनको विस्तृत कभी और पढ़ेंगे। अभी संक्षिप्त में हमने आपको कुछ उदाहरण बता दिया कि व्यंजन और विसर्ग संधि किस प्रकार से काम करती है। विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो पूरा रिवीजन क्लास आपको ये संधि पे आ जाएगी, इसलिए इनको अभी हम संक्षिप्त में ही कवर करते हैं। अब हम बढ़ेंगे शब्द विचार की तरफ। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शब्द की परिभाषा क्या होती है उसको देख लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहें, जैसे कमल, लड़का। शब्दों के भेद क्या होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, क्षेत्र और दुग्ध। तद्भव की अगर बात करें तो संस्कृत के वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे आग अग्नि से, सूरज सूर्य से, खेत क्षेत्र से, दूध दुग्ध। ठीक है, तो जो परिवर्तन आ जाता है तो वो तद्भव बन जाता है। देशज शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये क्षेत्रीय प्रभाव से बने होते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, पेट, खिड़की। विदेशी या आगत, जो शब्द दूसरी भाषाओं से अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से हिंदी में आए हैं, जैसे स्कूल, डॉक्टर, कानून, औरत, चाय। ये सब क्या है? विदेशी आगत शब्द। अब हम बात करेंगे शब्द निर्माण की। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति धन आचार, अत्याचार हो गया, यहां पर अति उपसर्ग है। प्रधनहार, प्रहार हो गया, यहां पर प्रा उपसर्ग है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है या ये उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बने। तो उनको उपसर्ग को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप उसको डिटेल में किताब से पढ़िएगा या कहिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी अलग से वीडियो लेकर आऊंगा उपसर्ग की ट्रिक के साथ, कैसे उसको पहचाने, कैसे उसको करें। अब हम बढ़ेंगे प्रत्यय की तरफ, जिसको सफिक्स कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, जैसे समाज धन इक सामाजिक हो गया, यहां इक प्रत्यय है। लिख धन आवट लिखावट हो गया, यहां आवट प्रत्यय है। अगर हम बात करें समास की, कंपाउंड की, तो समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के कई प्रकार भी हैं, जैसे अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है या अवयव हो, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, आजन्म, जन्म से लेकर। तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। विशेषण और विशेष अगर आप समझ गए तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो जब भी कर्मधारय समास में दिक्कत आ रही हो, विशेषण और विशेष को अलग से पढ़िए। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह। बात करें द्वंद्व समास की, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा लगता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, विपरीत होते हैं द्वंद्व समास में ऐसे शब्द। बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों से मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, नीलकंठ में आपका कर्मधारय समास भी, क्योंकि विशेषण और विशेष यहां पर लागू होता है, लेकिन जब वहां पर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दिया होगा तो फिर आपको बहुब्रीहि है। जब बहुब्रीहि ना दिया हो
तब आप कर्मधारय टिक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीलकंठ भगवान भोलेनाथ को भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रूप विचार की। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, दिल्ली, गंगा, हिमालय, रामायण, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, नदी, पर्वत, लड़का, शहर, पुस्तक, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास, क्रोध, बचपन, सुंदरता, प्रेम। तो आप भाव किस प्रकार से प्रकट करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग है। समूहवाचक संज्ञा, सेना, कक्षा, भीड़, गुच्छा, दल। जहां दो से अधिक लोग दिखे वो समूहवाचक संज्ञा होती है। सेना में कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग होंगे। कक्षा में कितने बच्चे होंगे? बहुत सारे बच्चे होंगे। भीड़ में कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग हैं। गुच्छे में कितने फूल हैं? बहुत सारे फूल हैं। दल में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो क्या है? ये समूह की बात कर रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, घी, पानी, चांदी, तेल, पेट्रोल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है, द्रव्य की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जातिवाचक से, बूढ़ा एक जाति है लेकिन बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बच्चा एक जाति है, बचपन भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से, अगर अपना सर्वनाम है लेकिन अपनापन भाववाचक संज्ञा है। मम क्या है? सर्वनाम है। ममता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। विशेषण मीठा है और यह आपका मिठास भाववाचक संज्ञा है। सुंदर आपका विशेषण है लेकिन सुंदरता आपका भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला टॉपिक है सर्वनाम, प्रोनाउन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह होता है, मैं होता हूं, हम होते हैं, तुम होते हो, ये सब क्या है? सर्वनाम होते। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? इसको 3 प्रकार से बांटा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम को। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आता है। अन्य पुरुष में वह और वे आते हैं। ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम और तू और आप, अन्य पुरुष में वह वे आते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ रहा हूं, तुम खा रहे हो, वह जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पर सर्वनाम के शब्द प्रयोग हुए हैं, मैं, तुम, वह, ये सब क्या है? ये आपके सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, आप स्वयं खुद हैं। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं ही कर लूंगा, मैं खाना स्वयं ही बना लूंगा, मैं खुद से ही लिख लूंगा। तो ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चयवाचक, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी साइकिल है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए तो कोई, कुछ, बाहर कोई खड़ा है, कुछ सामान ले आओ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है कौन, क्या, कहां। तुम क्या खा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम किससे मिलने जा रहे हो, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, किससे, क्या, कहा, कहां। संबंधवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम बात करेंगे विशेषण की, एडजेक्टिव की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक, अच्छा, काला, मोटा, सुंदर, वीर। संख्यावाचक, 4, 10, कुछ, सब। परिमाणवाचक, 2 किलो, थोड़ा पानी, बहुत दूध। तो परिमाणवाचक में निश्चित संख्यावाचक होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित में 2 किलो, 5 किलो, 2 लीटर, 5 लीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। और अनिश्चित जो परिमाणवाचक होता है उसमें थोड़ा पानी, बहुत पानी, कुछ चीजें, तो ये उसमें आता है। सार्वनामिक संकेतवाचक, यह घर, वह लड़का, कोई व्यक्ति। अगला जो टॉपिक है वो है क्रिया और काल। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। सकर्मक क्रिया, क्रिया जिसका कर्म होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम यहाँ पर करता है और पुस्तक और पढ़ता, तो पढ़ता क्रिया का यहाँ पर कर्म क्या है? पुस्तक है। माँ खाना बनाती है, बनाती का कर्म क्या है? खाना है। अकर्मक क्रिया, क्रिया जिसका कर्म नहीं होता है। पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ता है? आप नहीं बता पाएंगे। बच्चा रोता है, क्या रोता है? आप नहीं बता पाए। कौन रोता है, कौन उड़ता है? तो इसका उत्तर कौन से मिलता है? अकर्मक क्रिया में। क्या पढ़ता है? सकर्मक क्रिया में क्या से उत्तर मिलता? रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया पद का प्रयोग हो, जैसे मोहन गया, मैंने पढ़ा। संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, जैसे वह घर पहुंच गया, तुम खाने लगे, तुम खरीद कर लाए। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। माँ ने बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाया।
मैंने नाई से बाल कटवाए। तो ये क्या है? ये प्रश्नार्थक क्रिया है। कटवाए, बनवाए, पिलवाया, खिलवाया, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया। बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, अपना से अपनाना। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर तत्काल दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह नहाकर पढ़ने बैठा, वह सामान चुराकर भाग गया, वो खाना खाकर खेलने गया। तो ये सब क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे काल और काल के भेद की। भूतकाल, भूतकाल का एक प्रकार होता है सामान्य भूतकाल। तो ये क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई होती है। सीता गई, राम गया, मोहन खाया। तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूत, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। सीता गई है, राम गया है, मैंने पढ़ा है, तुमने खाया है। ये क्या है? ये आसन्न भूत है, बस अभी अभी खत्म हुआ है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई थी। सीता गई थी, राम पढ़ रहा था, मैं खा रहा था। ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। क्रिया अभी से काफी पहले समाप्त हो चुकी है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया भूतकाल में हो रही थी। सीता जा रही थी, मैं खा रहा था, मोहन पढ़ रहा था, राम दौड़ रहा था। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के होने में संदेह होता है। सीता गई होगी, तुमने खाना खा लिया होगा, मोहन पढ़ रहा होगा। ये सब क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। यानी कि आपको सही पता नहीं है, आप अनुमान लगा रहे हैं कि पिछले समय में, बीते हुए समय में क्या हो रहा हो। हेतु हेतु मत भूतकाल, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। यदि सीता जाती तो मैं भी जाता, यदि मोहन खाता तो मैं भी खाता, यदि तुम खाना लाते तो मैं खाना खा पाता। ये सब क्या है? हेतु हेतु मत भूत क्रिया है। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती। वर्तमान काल की अगर बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो यहां पर भी आपको तीन भेद देखने को मिलते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल, क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती है। राम पढ़ता है, मोहन खाता है, सीता जाती है। ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान, सामान्य रूप से होती है। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया वर्तमान समय में चल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में। राम पढ़ रहा है, मोहन खा रहा है, राम खेल रहा है, सीता पढ़ रही है, सीता खा रही है, गीता बोल रही है। ये सब क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के वर्तमान में होने में संदेह हो। तो राम पढ़ता होगा। अब कहीं आप वो कमरे में बैठा है अंदर, या आप नीचे वाले फ्लोर पे हैं, कोई ऊपर है। अब आपसे कोई पूछे कि राम क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? वो पढ़ता हो, वो खेलता हो। भविष्य काल की अगर बात की जाए, फ्यूचर टेंस की, तो सामान्य भविष्य होता है। क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से होगी। राम पढ़ेगा, मैं खेलूंगा, मोहन खाएगा। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना होती है। शायद कल वर्षा हो, शायद तुम जाओ, शायद मैं खाना खाऊं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य, वॉइस। क्रिया का वह रूप जिससे है पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर प्रधानता को पता करना वाच्य कहला। कर्ती वाच्य जिसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, जब क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से। राम पत्र लिखता है, मोहन खाना खाता है, सीता पतंग उड़ाती। तो क्या है यहाँ पर? कर्ती वाच्य, कर्तृ। कर्म वाच्य की अगर बात की जाए, पैसिव वॉइस, जब क्रिया का संबंध कर्म से हो। राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता द्वारा खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? द्वारा जैसे शब्द आते हैं, से द्वारा, के द्वारा। भाववाच्य, तो जब क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से ना होकर भाव से हो। यह प्राय अकर्मक क्रिया से बनता है और असमर्थता प्रकट करता है। मुझसे चला नहीं जाता, यानी कि वो करने योग्य नहीं है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाना बनाया नहीं जाता, मोहन से दौड़ा नहीं जाता। ये क्या है? भाववाच्य। वाच्य पहचानने की ट्रिक की अगर बात की जाए, तो कर्ती वाच्य कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है या कोई विभक्ति नहीं होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। लड़के खेलते हैं, लड़की खेलती है। कर्मवाच्य की अगर बात की जाए, तो कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा लगा होता है। क्रिया कर्म के अनुसार होती है। रोगी को दवा दी गई, पुस्तक पढ़ी गई। भाववाच्य की अगर बात की जाए, तो कर्ता के साथ से लगा होता है। क्रिया हमेशा अकर्मक और पुल्लिंग एक वचन में होती है और अक्सर असमर्थता यानी कि ना करने योग्य, नहीं का भाव होता है। निगेटिव क्रिया होती है। मरीज से उठा नहीं जाता, मोहन से खाना खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। ये सब क्या है? ये भाववाच्य के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे वाक्य विचार की, यानी कि वाक्य की परिभाषा और उसके अंग।
तो शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। उद्देश्य क्या है इसका? सब्जेक्ट। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, वो सब्जेक्ट होता है। मेहनती लड़का सफल होता है, तो ये क्या है? ये उद्देश्य है। विधेय की अगर बात की जाए, प्रेडिक्टिव प्रेडिकेट, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। मेहनती लड़का सफल होता है, तो यहाँ जो सफल होता है ये आपका विधेय है और मेहनती लड़का जो है ये आपका उद्देश्य। रचना के आधार पर वाक्य की भेद की अगर बात की जाए तो सरल वाक्य, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, वर्षा हो रही है, तो वर्षा यहाँ पर उद्देश्य है और हो रही विधेय है। इसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, कोई योजक शब्द नहीं होता है। ये इसकी ट्रिक है किसकी? सरल वाक्य। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो योजकों और या इसलिए से जुड़े होते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य जुड़े हैं योजक शब्दों से, और या, इसलिए, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ट्रिक क्या है? योजक हटाने पर भी दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। प्रिय बोलो, असत्य नहीं। वह सुबह गया, शाम को लौटा। ठीक है, योजक अगर आप हटा भी देंगे तो यहाँ कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मिश्र वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य। शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो एक दूसरे पर टिके होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षक ने बताया, तुरंत आप पूछेंगे क्या बताया? कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल हो। ट्रिक क्या है? इसमें जोड़े वाले योजक होते हैं, जैसा, वैसा, जब, तब, या, की, क्योंकि जैसे शब्द होते हैं। अब हम बात करेंगे विराम चिन्ह एवं वर्तनी की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही मेहनत के साथ ये कंटेंट आपके लिए लाया गया है। कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर। पूर्ण विराम की अगर बात की जाए तो वाक्य समाप्ति पर होता है। अल्प विराम की बात की जाए तो थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयोग होता है। अर्ध विराम की बात की जाए तो अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्नवाचक की अगर बात की जाए तो प्रश्न पूछने पर, विस्मयादिबोधक, हर्ष, शोक, घृणा व्यक्त करने पर प्रयोग में लाया जाता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे माता पिता। अक्सर इनको विपरीत अर्थक शब्दों के लिए जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व कौन? पोएटिक एलिमेंट, रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसे काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस के अंग या घटक की बात की जाए तो स्थायी भाव, वे भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। विभाव, स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, जैसे आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव होते हैं। अनुभाव, स्थायी भाव के जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाएं, जैसे कांपना, मुस्कुराना। संचारी भाव, मन में कुछ समय के लिए आने जाने वाले भाव जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे रस के प्रकार और स्थायी भाव और उदाहरण की। मुख्य रूप से 9 रस माने गए हैं, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 और रस, वात्सल्य और भक्ति को शामिल कर इनकी संख्या 11 कर दी। श्रृंगार रस, रति या प्रेम, इसका स्थायी भाव होता है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करें भौयन हंसें, दैन कहे नटी जाए। यहाँ पर प्रेम की बात हो। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक आपका संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन की बात होती है और वियोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका के बिछड़ने की बात होती है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है हास, यहाँ पर हंसी आती। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका। तो क्या है? ये हास्य। करुण रस की अगर बात की जाए तो इसका जो स्थायी भाव है वो शोक है, जिसका अर्थ होता है दुख। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। करुण रस का उदाहरण। वीर रस की अगर बात की जाए तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, जिसका अर्थ जोश होता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। रौद्र रस, क्रोध, गुस्सा इसका अर्थ होता है। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे
सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। भयानक रस, भय, डर जिससे पैदा हो। एक और अजगरही लिखी लखी, एक और मृगराय, विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। विभत्स रस, जुगुत्सा, जहां पर घृणा पैदा हो जाए। सिर पर बैठियो काग आंख, दो खात निकारत, खींचत जिभहि स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। सर पे बैठा कौआ आंख निकाल कर खा रहा। तो ये विभत्स दृश्य का दर्शन है। तो जुगुत्सा यहाँ पर हो जाएगा, जुगुप्सा। घृणा इसका अर्थ होता है। अद्भुत रस आता है, विस्मय, आश्चर्य की बात जहां पर की। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। शांत रस, यहाँ पर स्थायी भाव निर्वेद होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पर वैराग्य पैदा। मन रे तन कागद का पुतला, लागय बूंद बिनस जाए। वात्सल्य रस, वत्सलता, स्नेह जो दिखाती है, माता अपने बच्चे को दिखाती है। किलकत कहन घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिवय धावत। भक्ति रस, भगवत रति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नग। तो ये आपके रस कंप्लीट। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है छंद। वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि कविता में लय और संगीतात्मक उत्पन्न होती है, संगीतात्मकता उत्पन्न होती है, तो उसे छंद कहते हैं। ये छंद की परिभाषा। छंद के अंग याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया। चरण या पद, छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा, वर्ण अक्षर है और मात्रा उच्चारण में लगने वाला समय है। यति, पढ़ते समय जहां थोड़ा विराम लिया जाए उसे यति कहते हैं, और छंद को पढ़ते समय प्रवाह की लय को गति कहते हैं। तुक, चरण के अंत में आने वाली वर्णों की समानता तुक कहलाती। मात्रा के गिनने की नियम की अगर बात की जाए तो हृष्य स्वर जितने भी हैं, आ ई उ री की मात्रा एक होती है, इन्हें लघु कहते हैं। दीर्घ स्वर आ ई, बड़ा उ, ए ओ औ और अनुस्वार विसर्ग युक्त वर्ण की दो मात्राएं होती हैं, जिन्हें गुरु पद कहते हैं। प्रमुख मात्रिक छंदों की अगर बात की जाए तो हम प्रारंभ करेंगे दोहा से। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। ठीक है, दूसरे चौथे में 11-11, तो 13-11 13-11 ध्यान रखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल। ये दोहा का उदाहरण। अगला जो है आपका वो है सोरठा। ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, यानी कि 11-13 11-13। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करि बरबदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अगली जो आपका छंद है वो है चौपाई। यह सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत। अगला जो हमारा छंद है वो है रोला। ये भी एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ये इसका उदाहरण है रोला का। अगला जो छंद है वो है हरगीतिका। यह सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में इसके 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर यति होती। बरवे की अगर बात की जाए तो ये एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों पहले और तीसरे में 12-12 और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। कुंडलियां, यह विषम मात्रिक छंद है। यह एक दोहा और एक रोला के मेल से बनता है। जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर यह समाप्त होता है। छप्पै की अगर बात की जाए तो यह विषम मात्रिक छंद है। यह रोला के 4 चरणों और उल्लाला के 2 चरणों से मिलकर बनता है। अब हम बात करेंगे अलंकार की, और सबसे पहले प्रारंभ करेंगे शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार की अगर बात करें तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। अगला उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। अगला जो हमारा अलंकार है वो है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग बा पाए बहुराय। तो कनक यहाँ पर सोना, और कनक का एक अर्थ है धतूरा। सोना पाकर आदमी पगला जाता है और धतूरा पाकर भी खाकर आदमी
पगला जाता है, तो उसका अर्थ है कि पैसे का घमंड हो जाता, धन का घमंड हो जाता है, तो पागल हो जाता है आदमी। काली घटा का घमंड घटा। घटा यानी कि बादल और घटा यानी कि कम, तो काली घटा का घमंड घटा। तो पहला घटे का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। अगला है हमारा श्लेष अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी के अर्थ चमक, सम्मान और जल से है। यहाँ मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान, और मोती के लिए पानी का अर्थ है यहाँ पर चमक, और चून के लिए पानी का अर्थ है जल। जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो हो। यानी कि बारे यानी बचपन जलाने पर उजियारा करता है, और जब वो बढ़ जाता है, बड़ा होने पर या बुझने पर, तो अंधेरा कर देता है, जो कपूत होता है, घर में पैदा होता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख अर्थालंकारों की। उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसमें सा, सी, से, सम, सरिस जैसे वाचक शब्द आते हैं। देखिए तुलना हो रही है। पीपर पात सरिस मन डोला। क्या? मन की तुलना पीपल से की गई है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, मन को उपमा दी गई है पीपर के पत्ते की। ठीक है, तो यहाँ पर पीपर पात सरिस मन, सरिस आ गया तो उपमा अलंकार हो गया। फिर दूसरा, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख थी ढेर। तो सी आ गया, फूल सी कोमल बच्ची, तो फूल की तुलना या उपमा दी गई है बच्ची को। अगला जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। इसमें उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। चरण कमल बंदो हरिराई। क्या? चरण ही कमल है, कोई सा, सी, से, सरिस शब्द का प्रयोग नहीं किया। चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों को ही कमल मान लिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को ही रतन धन पा लिया, मान लिया। अगला जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती तो यहाँ पर पहचानने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। यहाँ पर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, सातव परियो प्रभात। तो यहाँ पर क्या है? मनो का प्रयोग हुआ है, मनो। ये क्या है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग। तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? मानो। ठीक है, तो इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, उससे लंका जल गई और निशाचर सारे भाग। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस। कि नदी बहुत अपार फैली थी, राणा ने ये सोच ही पाया कि घोड़ा कैसे उस पार होगा। इतना सोचते सोचते चेतक उस पार पहुंच। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति बात की जाए, ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। अब अगला जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। जब जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो क्या है? मेघ को मानवीकरण कर दिया। बन ठन के मेघ थोड़ी आएंगे, लेकिन मानव आता है बन ठन के, लेकिन मेघ का प्रकृति को मानवीकृत कर दिया है। फूल हंसे कलियां मुस्क, फूल की कलियां तो हंसती मुस्काती नहीं है, लेकिन उसका मानवीकरण कर दिया है। तो ये मानवीकरण अलंकार। कारक की परिभाषा की अगर बात की जाए, डिफिनीशन ऑफ केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस वाक्य में ने प्रयोग हुआ है, को प्रयोग हुआ है और से प्रयोग हुआ है। तो विभक्ति चिन्ह है ये, जो राम रावण बाण का संबंध मारा क्रिया से बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे कर्ता कारक की। लास्ट में आपका पूरा रिवीजन होगा, लेकिन उससे पहले आप एक विधिवत तरीके से सभी कारक को पढ़ लें, बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का ने होता है। यह चिन्ह केवल भूतकाल
कि सकर्मक क्रिया के साथ लगता है। कई वाक्यों में कोई चिन्ह नहीं होता है, शून्य विभक्ति भी होती है। पहचानने की ट्रिक क्या है? वाक्य की क्रिया से कौन या किसने लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक होगा। राम ने पत्र लिखा, उत्तर प्रश्न करिए किसने लिखा, तो आपको उत्तर मिलेगा राम ने लिखा। तो यहां पर क्या हो गया? कर्ता कारक हो। अगला है आपका सोहन खेलता है, प्रश्न करिए कौन खेलता है, उत्तर मिलेगा आपको सोहन खेलता है। तो यहां पर क्या है? कर्ता कारक है। कई बार आपको ने चिन्ह भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्म कारक। तो विभक्ति चिन्ह इसका होता है को, प्राणीवाचक संज्ञा के साथ प्रयोग होता है, और शून्य विभक्ति अप्राणीवाचक के संज्ञा के साथ प्रयोग में आता है। पहचानने की ट्रिक क्या है? क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया से क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। माँ ने बच्चे को सुलाया, तो क्रिया यहां पर क्या है? सुलाया है, पढ़ता है। तो किसको सुलाया? बच्चे को सुलाया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर क्या हो गया? कर्म कारक हो, ठीक है। अगला जो हमारा कारक है वो है करण कारक। विभक्ति चिन्ह इसका होता है से या के द्वारा। पहचानने की ट्रिक क्या है? ये क्रिया को करने के साधन या माध्यम को बताता है। क्रिया से किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करें, आपको उत्तर मिलेगा। उदाहरण के लिए वह कलम से लिखता है, प्रश्न करिए किससे लिखता है, उत्तर मिलेगा आपका कलम से। तो यहां पर से का अर्थ के द्वारा के होता है, ठीक है। तो से के स्थान पर अगर आप के द्वारा लगा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान पाएंगे। रोगी को दवा के द्वारा ठीक किया गया, रोगी को दवा से ठीक किया गया। किसके द्वारा ठीक किया गया? दवा के। अगला जो आपका कारक है वो है संप्रदान कारक, डेटिव के। विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। पहचानने की ट्रिक क्या है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या जिसे कुछ स्थायी रूप से दिया जाए, तो क्रिया से किसके लिए या किसको देने के अर्थ में लगाकर प्रश्न करें। उदाहरण की बात अगर की जाए तो पिता पुत्र के लिए फल लाए, तो किसके लिए फल लाए? पुत्र के लिए लाए। राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए, तो यहाँ को का अर्थ देने के लिए है, इसलिए संप्रदान कारक हो, ठीक है। जहां पर को का प्रयोग देने में हो तो वहां पर संप्रदान आएगा। अपादान कारक की बात की जाए तो इसका चिन्ह भी से होता है, लेकिन यहाँ पर अलग होने के भाव में होता है, के द्वारा के भाव में नहीं होता है, अलग होने के भाव में हो। पहचानने की ट्रिक क्या है? जब वाक्य में अलग होना, तुलना, डरना, शर्माना, सीखना या निकलना का भाव हो तो वहां से का प्रयोग अपादान कारक के लिए होता है। उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है, निकल रही है। वह कुत्ते से डर गया, तो डरना है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? अपादान कारक। अगला जो हमारा कारक है वो है संबंध कारक। तो विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने हो। पहचानने की ट्रिक क्या है? यह एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताता है। यह राम का घर है, दशरथ के 4 पुत्र थे, यह मेरी किताब है, मेरा, मेरी, मेरे। तो क्या ये संबंध बता रहे हैं। दशरथ के 4 पुत्र थे, किसके 4 पुत्र थे? दशरथ के। तो पुत्र का संबंध किससे है? दशरथ से। अगला जो कारक है वो है अधिकरण कारक। विभक्ति चिन्ह होता है में पर। पहचानने की ट्रिक क्या है? कि क्रिया के होने स्थान या समय को बताता है। क्रिया से कहां या किस में लगाकर प्रश्न। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कहां उड़ रहे हैं? उत्तर आता है आपका आकाश में उड़ रहे। बिल्ली मेज पर बैठी है, कहां बैठी है? मेज पर बैठी है। तो में और पर अधिकरण के कारक चिन्ह। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, अजी। पहचानने की ट्रिक क्या है? किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, अरे तुम कहां से हो, अरे तुम यहां कैसे। तो ये सब क्या है? संबोधन कारक है। तो अब हम एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा कारक और विभक्त तालिका का। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा साधन के रूप में यहां पर होता है। संप्रदान को के लिए देने के भाव के रूप में प्रयोग होता है। अपादान यहां पर से प्रयोग होता है, करण में भी से प्रयोग होता है, लेकिन वहां का से के द्वारा अर्थ देता है, यहां पर अलग होने का भाव देता है अपादान में। संबंध में का, की, के, रा, री, रे आता है, और अधिकरण में पर आधार आता है, ठीक है। आधार किसके आधार पर, कहां पर रखा है। और संबोधन हे, अरे, ओ आता है, ठीक है। तो ये आपके कारक के विभक्ति चिन्ह है, इनको याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा साधन के रूप में, संप्रदान को के लिए देने के भाव के रूप में, अपादान से अलग होने के रूप में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर आधार पर, और संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये आपका कंप्लीट होता है कारक विभक्ति चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे हिंदी दिवस और विश्व हिंदी संघ। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपको वन लाइनर भी मिलने वाले हैं,
जो ग्रामर के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। ये आपका ग्रामर का एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है और जो बचा हुआ है वो भी अगले 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलन। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 10 जनवरी 2006 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा की गई। पहले 4 विश्व हिंदी सम्मेलन के स्थान नागपुर, मॉरिशस, भारत और मॉरिशस था। अब हम बात करेंगे भाषा परिवार की। भारत में हिंदी के 2 प्रमुख परिवार हैं। एक है भारोपीय परिवार, भारत में 73% लोग बोलते हैं। समावेश भारत व यूरोप में प्रचलित भाषाएं, उदाहरण हिंदी, रूसी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक। द्रविड़ परिवार की अगर बात की जाए, ये दूसरा परिवार है। यहाँ पर भारत में लगभग 23% लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं और द्रविड़ परिवार की भाषाएं भारत के 23% लोग बोलते हैं। समावेश यहाँ पर दक्षिण भारत में प्रचलित भाषाएं हैं। उदाहरण के तौर पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, ये सब किसमें द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और भारोपीय परिवार की भाषाओं में जो समावेश हुआ है वो हिंदी, रूसी, उर्दू, फारसी, बंगला, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत और ग्रीक। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आप ये जानकर रखिएगा, याद करके। अब राजभाषा आयोग की अगर बात की जाए तो गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत होता है। पहले अध्यक्ष बनते हैं बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। गठन की तिथि थी 7 जून 1955। कार्य था हिंदी को विकसित करने के लिए सिफारिशें देना। कार्यकाल है 10 साल के लिए। अब हम बात करेंगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियम और ट्रिक्स, जिनको पढ़कर आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वर्ण विचार, अ स्वर उदासीन होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। वर्ण विचार, या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। रा लुंठित व्यंजन है जबकि ला पार्श्विक व्यंजन। ये मैंने ऊपर नहीं बताई थी जब आपको स्टार्टिंग में शुरू किया था, यहाँ पर बता रहा हूँ। कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बचा कर रखी थी कि अंत में आपको बताऊंगा, जिनको आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। तो रा लुंठित व्यंजन है और ला पार्श्विक व्यंजन। तीनों सा अघोष है लेकिन हा सघोष महाप्राण है। शब्द के बीच में आ, ई, उ की मात्रा देखें तो दीर्घ संधि की संभावना होती है। संधि शब्द के ऊपर एक मात्रा ए और ओ की हो तो अंत में या अंत में अर हो तो गुण संधि होती है। शब्द के ऊपर 2 मात्राएं ए और औ आए तो वृद्धि संधि की पहचान है। या व रा पहले आधा अक्षर आए तो यण संधि की मुख्य पहचान है। पवन, नयन, पावक जैसे सरल 3 अक्षरों वाले शब्द अक्सर अयाद संधि के होते हैं। पहला पद उपसर्ग यथा प्रति आ हो तो अव्ययी भाव समास होता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह का, की, के, में, पर से निकले तो तत्पुरुष समास होता है। पहला पद संख्या हो और समूह का बोध हो तो द्विग समास हो। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हो और दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होता है। जब पूरा पद किसी तीसरे अक्सर देवी देवता की ओर संकेत करे तो बहुब्रीहि समास हो। एक पद दूसरे की विशेषता बताए, विशेषण विशेष का काम करें तो कर्मधारय समास होता है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि। जो शब्द संस्कृत से रूप बदल कर आते हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग। छत्र, ज्ञा, श्रा और शा युक्त शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। तो ये ट्रिक है तत्सम पहचानने की। छत्र, ज्ञा, श्रा और श शब्द इन वर्णों का प्रयोग हो किसी शब्द में तो प्रायः तत्सम होते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है। जिसे महसूस कर सकें पर छू न सकें वह भाववाचक संज्ञा है, जैसे बचपन और प्रेम। संज्ञा जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा गुण के कारण सबके लिए प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं। सर्वनाम की अगर बात की जाए तो आपका प्रयोग जब स्वयं के लिए हो तो वह निजवाचक होता है। सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए कौन, प्राणी और क्या वस्तु का प्रयोग होता है। विशेषण की अगर बात की जाए तो संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, वो बन जाते हैं, जैसे वह लड़का। क्रिया, क्रिया से क्या या किसको पूछने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। जब कर्ता काम खुद ना करके किसी और से काम करवाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे लिखवाना। धातु के अंत में कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, जैसे नहाकर, नहा के। अवयव, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अवयव, जैसे आज और धीरे धीरे।
कर्ता के साथ ने चिन्ह प्रयोग कर्तृवाची पहचान है। कर्म के साथ को का चिन्ह प्रयोग हो या कर्ता के साथ द्वारा लगाया जाता हो तो कर्मवाच्य हो। वाच्य क्रिया कर्मक हो और वाक्य में असमर्थता का भाव हो तो भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं। वाक्य की अगर बात की जाए तो एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य सरल वाक्य होता है। वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों को और या इसलिए से जोड़ा जाए तो संयुक्त वाक्य बनता। वाक्य दूसरे पर आश्रित हो और की जो सब जैसा से जुड़ा हो तो मिश्र वाक्य होता है। कारक अपादान कारक शे का अर्थ हमेशा अलग होना होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। कारक कर्ण कारक से का अर्थ साधन या के द्वारा होता है। जैसे कलम से लिखना, तो कर्ण कारक का जो चिन्ह है वो से होता है, लेकिन वो प्रयोग होता है साधन के रूप में। के द्वारा अर्थ निकलता है कलम के द्वारा लिखना। अगर उस से के स्थान पर आप के द्वारा का प्रयोग कर पाते हैं तो वो कर्ण कारक होगा। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं पर ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु पुल्लिंग है। पर्वतों और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वचन प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। वचन जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। की का प्रयोग संबंध बताने के लिए राम की किताब और की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता। रा का रेफ रूप कर्म उस वर्ण के पहले बोला जाता है जिस पर वह लगा। जो आपका ये ऊपर लगा है तो कर्म मां से पहले बोला जाएगा, ठीक है, कर्म। रा का पदेन रूप यानी कि जो नीचे से लगता है उस वर्ण के बाद बोला जाता है। जैसे प्रकार पा के बाद आया। और ये आपका रेफ है जो ऊपर से लगा है तो ये आपका मां से पहले बोला जाता है, ठीक है। विराम चिन्ह हिंदी में वाक्य समाप्ति पर पूर्ण विराम प्रयोग होता है और फुल स्टॉप का नहीं होता है। अलंकार की अगर बात की जाए तो वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार, सास ही सम सरस शब्द उपमा अलंकार की पहचान है। मनु मानो जनु जानो शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का क्रोध और करुण रस का शोक होता है। इनमें भ्रांति ना हो। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी जो आपने कंप्लीट किया है हिंदी की महामैराथन क्लास। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं या लेखपाल सिलेबस की अन्य कोई पीडीएफ चाहते हैं, पूरा कंटेंट चाहते हैं वन लाइनर एमसीक्यू फॉर्म में, तो आपको मात्र 100 रुपए में ये मिलेगा। न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, उसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी। तो इस पीडीएफ चैनल से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।